Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 2 from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. So, I am going to make two videos of this chapter. In the first video, it means in this video I am going to explain about half of the chapter, and there will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. But before translating and explaining the chapter, I would like to read something about the author. So I repeat the name. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. मतलब खोया हुआ बसंत, चोरी हो चुके बचपन की कहानियाँ. रिटन बाय अनीस जंग. Anis Jung 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग का जन्म सन 1964 में राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उनकी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई. Her parents were both writers. उनके माता पिता दोनों लेखक थे. अनीस जंग began her career as a writer in India. अनीस जंग ने भारत में लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. वो भारत में और भारत से बाहर भी विदेशों में प्रमुख बड़े बड़े समाचार पत्रों में जो है संपादक और लेख लिखने वाली कॉलमिस्ट भी रही. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये इनकी एक बुक थी, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत. द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी हुए बचपन की कहानियाँ. इस किताब में से एक एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है, पोर्शन लिया गया है. हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इस चैप्टर में लेखिका जो है अनीस जंग, वो विश्लेषण करती हैं उस कष्टदायक गरीबी और उन परंपराओं का जो इन बच्चों को शोषण से भरा जीवन जीने के लिए अभिशाप देती हैं. सो समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज. लेखिका ने लिखा है कि ऐसा कोई बच्चा बोलता है कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में ₹1 मिल जाता है. नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका कहती है कि मैंने अपने पड़ोस में, अपने आसपास पड़ोस में कचरे के ढेर पर रोज़ कुछ सोना तलाश करते हुए, सोने की खोजबीन करते हुए, कचरे की छानबीन करते हुए एक लड़के को जिसको मैं देखती हूँ, जिसका नाम साहिब है, उससे मैंने पूछा साहिब से कि तुम ये क्यों करते हो. तो लेखिका को वो रोज़ मिलता है उसके पड़ोस में कचरे के ढेर पर, वो कचरे में से कुछ सोना बीनता है. अब यहाँ पे आगे चल के लेखिका हमको बताएगी कि सोने का क्या अर्थ है, कि क्या कचरे के ढेर में वाकई में सोना पाया जाता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. साहिब का घर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच हुआ करता था, और इतने समय पहले उसने घर छोड़ दिया कि अब उसे उसकी याद भी नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. कई सारे तूफान आए उनके जीवन में जिनसे उनके खेत और उनके घर उनसे छिन गए. हिज मदर टेल्स हिम,
ये बात साहिब की माँ उसे बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसलिए उन्होंने साहिब के घर वालों ने अपना घर यानी बांग्लादेश से ढाका से छोड़ दिया और अब शहर में आकर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो सोना ढूंढते हैं, तलाशते हैं। सोना बार बार लेखिका लिख रही है, आगे वो उसको एक्सप्लेन करेगी कि गोल्ड किसको कह रही है वो। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। साहिब ने लेखिका की बात का जवाब देते हुए, जब लेखिका ने कहा था ना कि तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब ने लेखिका की तरफ देखते हुए, बड़बड़ाते हुए, धीरे से बुदबुदाते हुए बोला कि मेरे पास और कोई काम करने को नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेखिका ने तुरंत जवाब दिया, जब साहिब ने बोला ना मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो लेखिका ने तुरंत जवाब दिया कि स्कूल जाओ। और तुरंत ही लेखिका ने ये एहसास करते हुए कि साहिब जैसे बहुत ही गरीब बच्चा जो कि रैक पिकिंग का काम करता है, ये कचरे में से कोई प्लास्टिक की बोतल आदि, कोई टूटी फूटी चप्पल जूते आदि बीनना जो कि कबाड़े बाड़े में बिक जाएं, ये काम करना रैक पिकिंग का काम कहलाता है। तो साहिब जैसा रैक पिकर बच्चा जो कि स्कूल जाने पढ़ने में असमर्थ था, उसको ऐसी सलाह देना कितना खोखला, कितना हल्की बात नज़र आती है, ये लेखिका ने बोलते साथ ही महसूस भी किया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब ने तत्काल जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वहाँ पे कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। लेखिका ने आधा मजाक सा करते हुए बोला कि अगर मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। साहिब जो है वो चेहरे पर खिलकर मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ अवश्य आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। लेखिका बोलती है कि कुछ दिन बाद साहिब जो है वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल बन गया? क्योंकि लेखिका ने बोला था ना कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम उसमें आओगे। तो साहिब उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, बन गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। लेखिका ने बोला कि स्कूल इतनी जल्दी नहीं बनता, उसे स्कूल को बनने में टाइम लगता है। और लेखिका इस बात पर खुद में ही बहुत शर्मिंदा हो गई, ऐसे प्रॉमिस करने पर, साहिब से ऐसा प्रॉमिस करने पर जिस प्रॉमिस का लेखिका का कोई आशय नहीं था। सिर्फ उसने मजाक में ही बोल दिया था कि क्या मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे, और ऐसा वादा जो उसका इरादा नहीं था वास्तव में कि वो स्कूल बनाएगी ही साहिब को पढ़ाने के लिए। ऐसा वादा उससे करने पर खुद में वो शर्मिंदा हुई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेखिका कहती है लेकिन मेरा जैसा जो खोखला या अर्थहीन वादा जो है वो साहिब की सूनी दुनिया में हर तरफ है। साहिब की सूनी दुनिया में हर कोई इस तरह के खोखले या झूठे वादे आदि उनसे करता रहता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक साहिब को देखने, उसको जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। यानी लेखिका ने कई महीनों तक तो उसका नाम ही नहीं पूछा था, कई महीनों बाद उसने नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस। तो उसने जवाब दिया साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। लेखिका कहती है कि साहिब को अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता था। अगर उसे पता होता अपने नाम का अर्थ, कि उसके नाम का अर्थ, साहिब आलम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, मालिक, तो साहिब को शायद इस पर विश्वास ही नहीं होता कि उसका नाम ये है, उसके नाम का अर्थ ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। उसके नाम, साहिब का नाम क्या अर्थ रखता है, इससे अनभिज्ञ
इससे अनजान साहिब जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ गलियों में घूमता है कचरा बीनते हुए। उन दोस्तों की फ़ौज के साथ जो नंगे पैर, पैरों में चप्पल जूते भी नहीं पहनते, नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की फ़ौज के साथ गलियों में घूमता है। और वो बच्चों की फ़ौज जो कि सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। लेखिका बोली कि इतने महीनों तक देखते देखते मैं साहिब और उसके सारे दोस्तों को एक एक को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। लेखिका कहती है मैंने साहिब के दोस्तों में से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वो बड़े सहजता से जवाब देता है वो बच्चा कि मेरी माँ चप्पलों को शेल्फ में रखी रहती है, वो वहाँ से निकाल कर उतार कर नहीं देती। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। एक और लड़का जो कि पास में ही खड़ा था, जो कि दो अलग अलग जूते पहना था, जो कि एक दूसरे से मैच भी नहीं कर रहे थे, मतलब एक ही पेयर के नहीं थे। एक जूता अलग था और एक जूता कोई और डिज़ाइन का, कोई और टाइप का था। वो बच्चा बोला कि अगर उसकी माँ शेल्फ से अलमारी से उतार कर दे भी देगी तो ये पहनेगा नहीं, ये उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. लेखिका बोलती है जब मैंने उस बच्चे की तरफ कमेंट किया कि ये तुम अलग अलग जूते क्यों पहने हो, तो वो कुछ नहीं बोला, बस शर्म से अपने पैरों को यहाँ वहाँ मोड़ने लगा, जूतों को छुपाने की कोशिश करने लगा। और एक और तीसरा लड़का जो पास में ही खड़ा था वो बोला कि मुझे जूते चाहिए। ये बात वो लड़का बोला, ऐसा तीसरा लड़का बोला जिसने अपने पूरे जीवन में अभी तक उसके पास जूते की एक जोड़ी नहीं थी, कभी जूते की एक जोड़ी नहीं रही। वो बच्चा बोला कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। लेखिका कहती है कि देश भर में यहाँ वहाँ घूमने पर मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे नंगे पाँव घूमते थे शहरों में, गांव की गलियों में, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और इस बात के पीछे एक समझाइश ये थी कि ये बच्चों का नंगे पाँव घूमना ये पैसे की कमी के कारण नहीं था, बल्कि एक परंपरा सी थी कि गांव में ऐसी कोई परंपरा होती थी पहले, आज भी, कि बच्चे ऐसे ही नंगे पाँव खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चप्पल नहीं पहन रहे हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेखिका कहती है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ट्रेडिशन का बहाना लेकर, कि परंपरा है, नंगे पाँव खेलते रहते हैं, ये कहकर एक निरंतर शाश्वत लगातार लंबे समय से चली आ रही गरीबी को ये कहकर समझाइश दी जाए कि ये तो परंपरा है, तो इस पर मुझे आश्चर्य हुआ। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। लेखिका कहती है कि एक बार एक उडुपी का एक आदमी था जिसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मुझे उसकी एक कहानी याद आ रही है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। और उस आदमी ने क्या कहानी सुनाई थी कि जब वो छोटा लड़का था तो वो गांव में जो है स्कूल जाता था और एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था जहां उस आदमी के पिता पुजारी हुआ करते थे मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो आदमी जो कि तब बचपन में छोटा बच्चा था, वो मंदिर के पास आकर रुकता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता एक जोड़ी जूते के लिए, भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला देना। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद लेखिका कहती है कि मैंने वो कस्बा और वो मंदिर गई जाकर देखा जो कि अब एक वीरानी या तन्हाई या उजाड़पन की अवस्था में डूब चुका था, दब गया था। इन द बैकयार्ड
वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वहाँ मंदिर के पीछे अहाते में पिछवाड़े की तरफ जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की फाइबर की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। एक नौजवान लड़का, एक छोटा लड़का जो कि भूरे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म में था और जो कि मोज़े और जूते पहना हुआ था, वो दौड़ता दौड़ता हाँफता हुआ घर आया और अपने फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them। तो लेखिका कहती है कि उस लड़के को देखकर, जो कि वो स्कूल से आया था, उसने अपना बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया, जो कि जूते और मोज़े पहना था, उस लड़के को देखकर लेखिका कहती है कि मुझे एक और लड़के की प्रार्थना याद आ गई जिसने किसी मंदिर में देवी से माता रानी के देवी के मंदिर में प्रार्थना की थी। और प्रार्थना उसने कब की थी? जब उस दूसरे लड़के को अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे, उसके पास एक जोड़ी जूते आ गए थे, तब उसने माता से प्रार्थना करी। और क्या करी? लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि हे माता रानी, ये जूते मुझसे कभी खो ना जाएं। मतलब लेखिका ये स्थिति दयनीय स्थिति का वर्णन करना चाहती है कि इतनी गरीबी भी लोगों के पास है कि भगवान से कई लोग तो बहुत बड़े बड़े काम धंधे और बड़ी बड़ी महलों की मांग करते हैं, और कुछ बेचारे इतने गरीब हैं कि जिनके सपने भी बहुत छोटे हैं, जो ऊंची बात या बड़ी बात सोच भी नहीं सकते। तो वो लेखिका यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती है कि ऐसे गरीब लोग जिनकी जीवन में इतनी गरीबी है कि जो बड़ी चीज़ सोच भी नहीं सकते, वो मांग भी कितनी छोटी करते हैं और उनकी सोच भी कितनी छोटी होती है कि भगवान से मांगते भी हैं तो एक जोड़ी जूते मांगते हैं। और जब किसी ऐसे बच्चे के पास एक जोड़ी जूता आ जाता है तो वो दोबारा फिर भगवान से, देवी से मांगता क्या है कि हे भगवान, अब ये मेरे पास हमेशा बने रहें, ये कहीं खो ना जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब पुजारी के लड़के जैसे छोटे छोटे लड़के अब वहाँ गांव में जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेखिका कहती है लेकिन बहुत सारे अन्य बच्चे मेरे पड़ोस में, जैसे कि मेरे पड़ोस में वो रैग पिकर्स, कचरे में से छानबीन करने वाले रैग पिकर्स बच्चे, अभी भी उनके पैर जो हैं चप्पल या जूते विहीन हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। तो लेखिका कह रही है कि नंगे पांव घूमने वाले जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, उनके साथ मेरी जान पहचान जो है मुझे सीमापुरी ले गई, जो कि दिल्ली के बाहर बसा हुआ एक उपनगर है, लेकिन फिर भी दिल्ली से कई मील दूर है लाक्षणिक रूप से। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ जो लोग रहते हैं ये अतिक्रमणकारी लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं, जो पूर्व में 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आकर बस गए हैं इंडिया में अतिक्रमण करके। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग दैम। साहिब का परिवार भी ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के परिवार में आता है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। उस समय 1971 के समय पे सीमापुरी जो है दिल्ली से बाहर एक उपनगर इलाका, लेकिन जंगल टाइप का होता था। इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वो अभी भी जंगल जैसा है, लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैर्पुलिन डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। और वो कहती है कि कीचड़, मिट्टी से बनी हुई कच्ची झोंपड़ियाँ और टीन के पतरे की बनी हुई छतें, और उनके ऊपर पानी से बचने के लिए तिरपाल, टीन और तिरपाल से बनी छतें, और कीचड़, मिट्टी और पत्थर आदि से बनाई हुई दीवारें,
ऐसी कच्ची झोपड़ियों में मल रहित, गंदा पानी रहित, बहते पानी वाली अवस्था में लगभग 10,000 रैग पिकर्स जो है कचरा बीनने वाले 10,000 लगभग रैग पिकर्स सीमापुरी इलाके में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। लेखिका कहती है कि ये लोग, ये जो बांग्लादेश से अतिक्रमण करके आ गए थे, ये लोग यहाँ लगभग 30 years से 30 वर्षों से रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सरकारी परमिट के, बिना किसी अनुमति के। लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं और वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, जो कि उन्हें सरकारी राशन की दुकानों से राशन दिलवाने में सक्षम बनाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इन लोगों के लिए भोजन जो है पहचान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। लेखिका कहती है कि फटी चिथड़ी सी साड़ियों में औरतों का एक समूह, जिनसे मैंने जब पूछा कि वो अपनी सुंदर धरती और हरे भरे खेतों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हैं, यहाँ क्यों आकर बस गए हैं, ऐसी महिलाओं का झुंड, फटी चिथड़ी साड़ियों पहने वाली महिलाओं के झुंड। तो जब मैंने पूछा कि अपने हरे भरे खेतों को और नदियों को छोड़कर वो यहाँ क्यों आ गए हैं, तो उन महिलाओं के झुंड ने मुझे जवाब दिया कि ऐसे खेत जो हमें अन्न नहीं दे पाते, उनसे अच्छा तो फिर ऐसी जगह पर ऐसे शहर में आकर रह लेना, बस जाना ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पर हम रात में अगर सोएं तो खाली पेट ना सोएं, जहाँ पे हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, रात में भूखे पेट ना सोना पड़े। तो ऐसी जगह आकर रहना ठीक है कि जहाँ हम भूखे पेट ना सो पाएँ। तो उन खेतों से अच्छा यहाँ आकर रहना अच्छा है। उन महिलाओं के समूह ने लेखिका को जवाब दिया। आगे लेखिका कहती है, वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ कहीं भी उन लोगों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, वो वहीं अपने डेरे डाल देते हैं, अपने तंबू, अपने टेंट वगैरह गाड़ देते हैं और अपने घरों को ऐसे गुजरते हुए चलते फिरते घर बना लेते हैं कि कुछ समय तक के लिए यहाँ हैं, फिर यहाँ पे जब काम धंधा रोज़गार या कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा तो टेंट वगैरह उखाड़ के ले जाएंगे, कहीं और गाड़ लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे इन्हीं कच्ची झोंपड़ियों और टेंट तंबुओं में बड़े होते हैं और सर्वाइवल जो है, मतलब जीवित रहने की इस प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में अपना जीवन बचाए रखना, इसका आशय है रैग पिकिंग, कि कचरे में से कुछ बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कई वर्षों में ये कचरा बीनने के काम ने अच्छी खासे अनुपात में एक जो है कला जो है वो अर्जित कर ली है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। उन लोगों के लिए गार्बेज जो है, कचरा कूड़ा, वो ही गोल्ड है, वो ही सोना है। लेखिका अब बताती है कि जब वो पहले कह रही थी कि मैंने पड़ोस के कचरे के ढेर में साहेब को गोल्ड ढूंढते हुए, सोने की खोजबीन करते हुए ढूंढा, तो क्या आशय है कि वो इतने गरीब लोग हैं कि उसमें अगर उन्हें टूटी फूटी बोतलें, प्लास्टिक की बोतल, एक आध कोई चप्पल, जूता आदि मिल जाए तो वो कबाड़े वबाड़े में बेच देते हैं, उनसे कुछ पैसा मिल जाता है जिससे उनका घर चल जाता है। तो वो ही उनके लिए सोना है। गार्बेज में कुछ ढूंढना और कुछ मिल जाना, वो उनके लिए गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ। ये रैग पिकिंग का काम जो है वो उनके लिए उनकी रोज़ की रोटी है। उनके सिर के ऊपर
छत है, हालांकि भले ही वो लीक होती हुई रिसती हुई छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी कहीं अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। साहिब के आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई और वो बोलता है कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। हो जाता है कभी कभार, बड़े लोग हैं, अमीर लोग, उनकी जेब से रुपये 2 रुपये 5-10 रुपये का नोट गिर जाता है, कभी किसी लोगों के कचरे वचरे के उड़ के नोट कचरे के ढेर में पहुंच गया, तो ऐसे उनको कभी रुपया 2 रुपया या 10 का नोट भी मिल जाता है, तो वो ही उनके लिए गोल्ड के समान होता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. लेखिका कहती है कि अगर आपको कभी कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर जिस व्यक्ति को मिले वो कचरे के ढेर में खोजबीन करना बंद नहीं करता और इस तरह के सिक्के मिल जाने की आशा में और इस प्रकार का धन मिल जाने की आस में। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े कचरे का अर्थ उनके पिता के लिए जो कूड़े कचरे का अर्थ है उससे कुछ अलग है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए जो है गार्बेज का आशय है कि wrapped in wonder, आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़, लेकिन उनके बड़ों के लिए, पिता वगैरह के लिए आशय जो है वो सर्वाइवल की, यानी जीवित रहने की, उनकी आजीविका या जीवन यापन करने का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। लेखिका कहती है कि एक सर्दी की सुबह मैंने अपने पास के क्लब के गेट पर साहेब को गेट के पास जो तार फेंसिंग के पास मैंने साहेब को खड़े हुए देखा, जो कि अंदर क्लब में 2 वाइट कलर की ड्रेस पहने 2 आदमियों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और साहिब जो है गुनगुनाता हुआ सा बोला कि मुझे ये खेल देखना पसंद है, और वो मैदान में जाकर खेलने के बजाय बाहर से खड़ा ही तार फेंसिंग के पीछे से ही लोगों को खेलते हुए देखने से ही संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। और साहिब ये बात स्वीकार करता है कि जब अंदर क्लब में गार्डन में कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और गेट कीपर मुझे झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। सॉरी, साहेब जो है, साहेब भी उस वक्त टेनिस शूज़ जो है स्पोर्ट्स में प्रयोग किए जाने वाले, टेनिस खेलते टाइम स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं, वैसे टेनिस के जूते पहना हुआ था साहिब भी। लेखिका बताती है टेनिस के जूते पहना हुआ था, लेकिन जो कि उसके बेरंग और फीकी पड़े हुए शर्ट और नीचे जो शॉर्ट्स पहना था उस पर बड़े ही अजीब और विचित्र लग रहे थे, उनके साथ बड़े बेमेल खाते हुए लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। साहेब ने समझाते हुए लेखिका को बोला कि किसी ने मुझे दे दिए थे, ये जूते किसी ने मुझे दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। और सच्चाई तो ये थी कि वो टेनिस के जूते जो साहिब पहना था वो किसी अमीर लड़के के द्वारा हटा दिए गए फेंके हुए जूते थे, और उस अमीर लड़के ने उन जूतों को पहनना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन जूतों में से किसी एक में सिर्फ एक छोटा सा होल हो गया था, छेद हो गया था। तो सिर्फ एक उस छोटे से होल की वजह से उस अमीर लड़के ने उन्हें फेंक दिए थे, तो वो साहिब को मिल गए थे। आगे है आगे लेखिका कहती है who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो ये बात
कि किसी अमीर लड़के ने सिर्फ जूते में एक छोटा सा छेद हो जाने की वजह से उन्हें फेंक दिया था, और वो फेंके हुए जूते किसी के मिले हुए जूते साहिब को जो मिल गए, ये बात साहिब को परेशान नहीं करती। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। लेखिका कहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास, इतना गरीब व्यक्ति जिसके पास जूते हों ही ना, जो हमेशा नंगे पाँव ही घूमता है, उसके पास एक जोड़ी जूता आ जाना, भले ही उसके अंदर एक छेद हो, वो तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे मानो कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस खेल को, यानी टेनिस को, वो क्लब के बाहर से तार फेंसिंग के पीछे से इतनी आतुरता के साथ देख रहा था, वो खेल उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब जो है वो मिल्क पार्लर, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। साहिब ने सड़क पर आगे की तरफ थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए बोला कि मैं अब एक चाय की गुमटी पर काम करता हूँ। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और बोलता है कि मुझे 800 रुपये महीना मिलता है वहाँ पर चाय की गुमटी पर काम करने का, और मुझे मेरा सुबह का, दोपहर का, रात का खाना भी मिलता है। और साहिब उस वक्त एक स्टील का जो है कैनिस्टर लेकर जा रहा था, कनस्तर या डिब्बा आदि लेकर जा रहा था जब लेखिका को मिला, और बताता है कि मैं चाय की स्टॉल पर काम करने लगा हूँ, 800 रुपये महीना मिल रहा है और दोनों टाइम का खाना मिल रहा है। डज़ ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या उसको वो काम पसंद आता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेखिका बोलती है कि मैं देख सकती थी कि उसके चेहरे पर जो निष्फिक्र भाव थे वो कहीं गुम हो चुके थे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और वो स्टील का जो कैनिस्टर था, चाय की केटली आदि, वो उससे कहीं ज़्यादा भारी प्रतीत होती थी, जो कि वो प्लास्टिक का थैला, जो कि एक थैला, प्लास्टिक का थैला अपने कंधे पर उठा के घूमता था, और कचरे के ढेर में से उसमें कुछ चप्पल, जूते, प्लास्टिक की बोतल आदि डाल के घूमता था। उससे ज़्यादा भारी ये स्टील का कैनिस्टर प्रतीत होता था। द बैग वॉज हिज, इसलिए क्योंकि वो प्लास्टिक का थैला, जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, कचरा बीनने का, तो प्लास्टिक का थैला वो उसका खुद का था। रैग पिकिंग का काम उसका खुद का था, भले ही वो कचरा बीनता था, लेकिन वो अपने खुद के व्यापार का, खुद के काम का मालिक था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और वो जो कैनिस्टर था, वो चाय की केटली जो थी, वो उस चाय का स्टॉल चलाने वाले आदमी की थी जिसके यहाँ साहिब नौकरी करता था। अब साहिब नौकर है, अपने खुद के व्यापार का मालिक नहीं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब लेखिका यहाँ पे किसी दूसरे एक दूसरी स्टोरी, एक दूसरे बच्चे की कहानी बताती है। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। लेखिका कहती है कि मुकेश नाम का एक लड़का है जो कि अपनी खुद की कार का मालिक बनना चाहता है, और बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। लेखिका ने उस मुकेश नाम के लड़के से पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। लेखिका बोलती है कि वो लड़का मुकेश सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ बोला कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. लेखिका कहती है कि उसका ये सपना कि वो कार चलाना सीख लेगा या मोटर मैकेनिक बनेगा या उसके पास कार होगी खुद की, उसका ये सपना ऐसा प्रतीत होता है जैसे गर्मी के दिनों में कहीं पर मृग मरीचिका दिखाई देती है, धुंधली सी सड़क पर, बहुत दूर धुंधला सा ऐसा दिखाई देता है कि पानी हो, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो सूखी सड़क दिखाई देती है, वहाँ कोई पानी नहीं होता। तो उस लड़के मुकेश का ये सपना ऐसा ही प्रतीत होता है कि किसी धूल भरी सड़क पर कोई मृग मरीचिका हो, और जो कि धूल भरी सड़क जो है
जो कि उसके खुद के, वो लड़का जो है फिरोज़ाबाद कस्बे का रहने वाला था, और वो फिरोज़ाबाद कस्बा जो कि कांच की चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स। आगे लेखिका बोलती है कि फिरोज़ाबाद जो है उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है फिरोज़ाबाद, जहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, और पूरे भारत में कांच की चूड़ियाँ सिर्फ फिरोज़ाबाद में ही बनती हैं। तो फिरोज़ाबाद जो है एक कांच को गलाकर और चूड़ियाँ बनाने का पूरे भारत में एकमात्र ऐसा सेंटर है, केंद्र है, जहाँ कई सारे परिवार, बहुत सारे परिवार जो हैं उनकी पीढ़ियाँ जो हैं कांच को गलाने वाली भट्टियों के आसपास ही काम करते हुए गुजर गईं। कांच को वो गलाते हैं, फिर आकार में ढालकर गोल करके चूड़ी बनाते हैं, उनको वेल्ड करते हैं और उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि धरती पर मौजूद सारी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ लगभग ऐसा लगता है कि वहीं बनती हों। तो ऐसा लेखिका हमें लिखती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट will be explained to you in my next video. I would like to request you again, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.